आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के वर्ष 2021 में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग क्लास 12th के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इन सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक की चर्चा किए हैं। तो कुछ वीडियो पहले से ही ऑलरेडी डाल चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 2021 के सभी क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, इसलिए हो सकता है अगर एक वीडियो बनाए तो ये 2 घंटे से ऊपर होगा, या हम लोग अलग अलग पार्ट में इस पूरे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के। पहला क्वेश्चन कह रहा है, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1990 ईस्वी में। अगर तारीख की बात करें तो 3 अक्टूबर 1990 ईस्वी को जर्मनी का एकीकरण हुआ था। यानी कि पहले पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी अलग अलग था, बाद में पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को 3 अक्टूबर 1990 को मिला दिया गया, जिसे जर्मनी का एकीकरण कहा गया। यहाँ पर कुछ बात और भी ध्यान रखना है। यहाँ पर कहा कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी के एकीकरण के बारे में कहा जाए तो इसका आंसर होता है 1871। 1871 ईस्वी में जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क ने किया था, बिस्मार्क। लेकिन यहाँ पर शीत युद्ध के बात हो रहा है, और आपको पता होगा कि शीत युद्ध 1945 से लेकर के 1991 तक चला था। तो शीत युद्ध के बात कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 अक्टूबर 1990। शीत युद्ध आपको बता दे, जो शीत युद्ध हुआ था वह मेनली अमेरिका और यूएसएसआर के बीच हुआ था। शीत युद्ध का मतलब होता है ठंडा युद्ध, जो 1945 से लेकर के 1991 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? प्रथम महासचिव की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिगिव लाई, या ट्रिगवेली भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में ट्रिगवेली बोलते हैं। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, या हिंदी में से बोल सकते हैं ट्रिगिव लाई। ये जो व्यक्ति है ट्रिगिव लाई या ट्रिगवेली, ये नॉर्वे देश के थे, नॉर्वे देश के। इसके अलावा बात करें यू थॉन्ट के, तो याद रखिए पहले एशियाई व्यक्ति थे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव बने थे। ये जो यू थॉन्ट की बात करें तो ये वर्मा यानी कि आज के वर्तमान देश के थे, ये म्यांमार देश के यू थॉन्ट थे। यू थॉन्ट की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के तीसरे नंबर के महासचिव बने थे। बीबी घाली की बात करें तो ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव बने थे, लेकिन ये 6वें नंबर के थे। कोफी अन्नान भी काफ़ी चर्चित नाम है, ये 7वें नंबर के संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। तो नाम चारों को ध्यान रखना है, ये प्रथम थे, ये प्रथम एशियाई थे, और तीसरे नंबर के थे, ये 6ठे नंबर के थे, और ये 7वें नंबर के संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना किया गया, जिसे हम लोग यूएनओ के नाम से भी जानते हैं। 2 देशों के बीच तनाव की स्थिति नहीं बने, दुनिया में शांति स्थापित हो सके, इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता की बात करें तो यह वर्ष 1966 ईस्वी में हुआ था। 1966 ईस्वी में ताशकंद की बात करें तो यह ताशकंद समझौता भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी जो राष्ट्रपति अयूब खान, इन दोनों के मध्य हुआ था। अयूब खान के मध्य हुआ था, याद रखेंगे। अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में सन 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ था। उज्बेकिस्तान की यह राजधानी है। 1964 की बात करें तो यह अर्थशास्त्र में क्वेश्चन पूछा जाता है आईडीबीआई बैंक के बारे में। आईडीबीआई बैंक की स्थापना की बात करें तो यह 1964 ईस्वी में हुआ था।
1965 की बात करें तो वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुआ था और भारत पाकिस्तान के बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। इसी बात को लेकर के 1966 में यूएसएसआर के अध्यक्षता में, समझिए कि मध्यस्थता में, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कराया गया था। इस दौरान सुने होंगे आप लोग कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गया था हार्ट अटैक से। 1967 की बात करें तो 1967 में एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे आशू के बारे में। आशू के फुल फॉर्म हो गया ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। ध्यान रखेंगे, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। आशू का गठन वर्ष 1967 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस, जो 1973 में हुआ था। ऑप्शन में जितना ही बात दिया है सबको ध्यान रखेंगे। ये जो बेला बनर्जी केस है, बेला बनर्जी बनाम भारत सरकार, यह केस 1955 में घटा था। ये जो बेला बनर्जी जो है, यह केस का संबंध पश्चिम बंगाल से है। तो यदि पूछ लिया आपसे, हालांकि ये सब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ध्यान रखेंगे आप लोग, बेला बनर्जी केस 1955 का संबंध किससे है? पश्चिम बंगाल से, और ये भूमि विवाद से संबंधित है। गोलकनाथ केस काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है, याद रखेंगे आप लोग। गोलकनाथ केस का संबंध 1967 से है। पहले गोलकनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि मौलिक अधिकार में, ये मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय बदल देते हैं केशवानंद भारती केस 1973 में, और कहा जाता है उनके द्वारा कि मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। ये मंडल केस 1992 में हुआ था। मंडल केस का संबंध ये पिछड़े वर्ग के आरक्षण से, तो ध्यान रखेंगे 27% आरक्षण के बाद इसी मंडल केस में किया गया 1992 से। तो पिछड़े वर्ग के आरक्षण की चर्चा किस में किया गया? मंडल केस में किया गया। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य के जोड़ने के जहाँ तक बात है, यह होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ध्यान रखेंगे, मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, और ये मौलिक कर्तव्य हम लोग यूएसएसआर से लिए हैं। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा बात करें तो 1991 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। चारों ऑप्शन को ध्यान रखें, डेट पर विशेष ध्यान रखना आपको। पहला संविधान संशोधन की बात करें तो 1951 में हुआ था। भूमि विवाद से संबंधित है, हालांकि डिटेल से ये सब नहीं पूछा जाएगा, बस इतना ध्यान रखिए कि पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था, और ये इम्पोर्टेंट है 44वां संविधान संशोधन। 24वां कहते 71 और 44वां कहे तो 1978 में। तो हमेशा 42वां और 44वां से क्वेश्चन पूछा जाता है। 42वां की बात करें तो यह हुआ था 1976 में, 44वां की बात करें तो यह हुआ था 1978 ईस्वी में। दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, देश की रक्षा करने के कर्तव्य किस कोटि में आता है? ये मौलिक कर्तव्य में आता है। देश की रक्षा करना है, देश के महापुरुष लोग के आदर करना है, ये सब का संबंध मौलिक कर्तव्य से आता है। मौलिक अधिकार की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार की चर्चा है, और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। याद रखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के, ध्यान रखेंगे, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, चुनाव अंक यानी कि कोटा निकालकर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? ये किया जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा आप लोग राष्ट्रपति के जब निर्वाचन के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा आता है कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक मताधिकार यानी कि प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। तो याद रखेंगे, चुनाव अंक यानी कोटा निकाल करके जो हमारे यहाँ पर गणना की जाती है वोटों की, उसकी प्रणाली का नाम है अनुपातिक
प्रतिनिधित्व प्रणाली। नेक्स्ट है, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है। मेहराब के बारे में मंदिर जब पढ़ते हैं, मंदिर के बारे में, तो वहाँ पे मेहराब की चर्चा सुनते होंगे। ऊपर जो होता है मेहराब बनाया जाता है। तो कैबिनेट के मेहराब की जब बात करें तो इसका संबंध प्रधानमंत्री से होता है। सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट है, राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है। ये राज्यपाल को कहा जाता है। राइट आंसर डी होगा, राज्यपाल को कहा जाता है, क्योंकि राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। तो यह केंद्र का व्यक्ति होता है, लेकिन ये राज्य में शासन संचालन के काम करते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है। यहाँ पे राज्यसभा की बात हो रहा है, तो राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु चाहिए। 25 वर्ष की बात करें तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु चाहिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आयु चाहिए। और गांव में यानी कि जो भी पंचायती राज स्तर हो गया, नगरीय निकाय हो गया, मतलब कि मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर, ये सब बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए। नेक्स्ट है, विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है। तो विकेंद्रीकरण संघात्मक शासन की व्यवस्था है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है देश का जो सत्ता है, यानी कि देश का जो शासन है, वह एक व्यक्ति के हाथ में न होकर के सभी में बंटवारा कर देना। तो जब शक्तियों को बंटवारा कर देते हम लोग, तब उस सिस्टम को हम लोग विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो भारत में कैसा व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था है। यानी संघात्मक व्यवस्था में केंद्र सरकार भी होती है और राज्य सरकार भी होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक पावर के क्या हो गया है, बंटवारा हो गया है। एकात्मक में एक ही होता, राज्य होता ही नहीं है। सैनिक शासन में सेना के वर्चस्व होता है। राजतंत्र में केवल राजा की मनमानी चलता है, लेकिन संघात्मक में शक्ति के बंटवारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिकाएं कानून बना सकती है। इसका राइट आंसर होगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची के विषय पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। आप लोग एक्स्ट्रा एक और बात याद रखेंगे इसमें, कि इसमें कितने कितने विषय हैं। समवर्ती सूची, संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में 100 विषय हैं। राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें अभी वर्तमान की बात करें तो 52 विषय हैं। ये जो अवशिष्ट सूची है, ये अवशिष्ट सूची पर, जो अवशिष्ट सूची में जो विषय है, उस सूची पर कानून बनाने का अधिकार भी केंद्र सरकार के होता है। ध्यान से सुनेंगे, संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के होता है। समवर्ती सूची पर केंद्र का भी होता है, राज्य का भी होता है, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर केंद्र के चलता है। और अवशिष्ट सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र को ही दिया गया है। ध्यान से फिर से सुनेंगे आप लोग, इसमें केंद्र सरकार नियम बनाएगी, इसमें राज्य सरकार नियम बनाएगी, इसमें केंद्र और राज्य दोनों बनाएगी। अवशिष्ट सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, लेकिन राज्य सूची के किसी विषय पर यदि केंद्र सरकार को नियम बनाने की आवश्यकता होती है तो उस पर भी केंद्र सरकार बना सकती है। फिर से सुनेंगे एक बार और, राज्य सूची के किसी विषय पर अगर केंद्र को कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो बना सकती है। समवर्ती सूची के बारे में ध्यान रखेंगे कि यदि कोई समवर्ती सूची के, जैसे मान लीजिए शिक्षा समवर्ती सूची के विषय है, शिक्षा समवर्ती सूची के विषय है और शिक्षा पर केंद्र सरकार भी नियम बनाए, राज्य सरकार भी नियम बनाए, तो जब दोनों एक ही विषय पे कानून बनाएगी, इस स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को ज़्यादा मान्यता होगा, राज्य सरकार के मान्यता कम होगा। ये जो सूची के बात है, तो जो हमें ये जो जितने भी सूची लिखा गया है, ये सभी सूची भारत के संविधान में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, सूची हमारे संविधान में किससे लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सूचियों की चर्चा की गई है। मुख्यतः 3 सूची है, लेकिन अवशिष्ट सूची को जोड़ दिया जाए तो टोटल संविधान में 4 सूची का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ। दक्षेस का पहला सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ। याद रखेंगे, बांग्लादेश में हुआ। दक्षेस के मतलब हो गया सार्क। सार्क, या हम लोग इसे हिंदी में बोलते हैं
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सुन के लिख लेंगे आप लोग। दक्षेस को इंग्लिश में बोलते हैं सार्क, इसका पूरा नाम हो गया साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल फॉर कॉरपोरेशन। फिर से सुनेंगे, इसका पूरा नाम हो गया साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन ये जो बना था, ये बना था दिसंबर 1985 में, यानी मीटिंग हुआ था 7 से 8 दिसंबर 1985 में। तो 1985 में मीटिंग हुआ बांग्लादेश में और यहीं पर इसकी स्थापना किया गया। दक्षेस के में एक बात और ध्यान रखेंगे, दक्षेस का जो मुख्यालय है वह ढाका में स्थित है। याद रखेंगे दक्षेस के जो ध्यान रखेंगे दक्षेस के जो मुख्यालय की बात करें तो ध्यान से सुनेंगे। देखिए बना था यह बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, लेकिन इसका मुख्यालय होगा नेपाल की राजधानी काठमांडू में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय है, लेकिन बना था यह बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। इसके सदस्यों की बात करें तो दक्षेस में टोटल अभी 8 सदस्य है। टोटल 8 सदस्य में कौन कौन याद रखेंगे? एक तो हो गया भारत, दूसरा हो गया बांग्लादेश, तीसरा पाकिस्तान हो गया, चौथा श्रीलंका हो गया, पाँचवा अफगानिस्तान हो गया, इसमें नेपाल हो जाएगा, फिर सातवां हो गया इसमें आपको भूटान हो जाएगा और फिर इसमें आ जाएगा मालदीव। तो ध्यान रखेंगे टोटल 8 सदस्य है। इसमें अफगानिस्तान सबसे लास्ट में जुड़ा था। फिर से हम बोल रहे हैं, पहला हो गया भारत, फिर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, फिर यहाँ पर होगा बांग्लादेश, फिर श्रीलंका और फिर होगा मालदीव। टोटल 8 सदस्य है, 8 का नाम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? ये आपके क्वेश्चन करने से देखिए आपके किताब पर जवाब दे सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा 5 लाख से अधिक, लेकिन यदि 5 लाख से अधिक ऑप्शन में न दे तो उस स्थिति में आप जवाब देंगे ये 3 लाख से अधिक। पहले जवाब देना है 5 लाख से अधिक, अगर ना रहे ऑप्शन में तो ये दीजिएगा 3 लाख से अधिक। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा? आपके जो एग्जाम हुआ था 21 में उसके अनुसार 10 वर्ष होगा, लेकिन अब 7 वर्ष कर दिया गया है। इसका राइट आंसर 10 वर्ष होगा, लेकिन अभी के लिए 7 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? तो हमारे जो नियोजन व्यवस्था है करे किस विचारधारा पर स्थित है? तो यह है लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद यानी हमारे देश में सभी के पास क्या हो? संसाधन की पहुंच हो, यानी कि समाज के सभी वर्गों के पास संसाधन की पहुंच है, यही हमारा उद्देश्य है, इसे बोलते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से लेकर के 1979 यानी कि 1978-79 तक चला था। पंचवर्षीय योजना के बारे में जितनी भी बात दिया हुआ यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था। देखिए ऑप्शन में यह सही है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 51 से 56 तक चला था। तीसरी पंचवर्षीय योजना चला था 1961 से 66 तक। तो याद रखें पहली पंचवर्षीय 1951 से 56 तक चला था। दूसरी की बात करें तो 1956 से 1961 तक चला था। तीसरी चला था 1961 से 1966 तक चला था। चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं दिया है। पाँचवीं दिया 1974 से 78 तक चला था। छठी 1980 से 85 तक। हमारे देश में योजना आयोग बनाया गया था 1950 में और इसी योजना आयोग संस्था को पंचवर्षीय योजना बनाने का काम दिया गया था। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? इसका राइट आंसर का 74वां। यहाँ पर ध्यान देंगे नगर निकाय कह रहा है, तो नगर निकाय का है तो हो जाएगा 74वां। पंचायती राज संस्था कहता अगर तो होता 73वां। पंचायती राज संस्था को दर्जा दिया गया था 73वां संविधान संशोधन में, जबकि नगर निकाय की बात करें तो 74वां में दिया गया था। 74वां संविधान संशोधन की बात करें तो इसका संबंध है 1993 से और 73वां की बात करें तो इसका संबंध है 1992 से। तो ध्यान रखेंगे नगर निकाय के संबंध किससे है? 74वां संविधान संशोधन से।
नेक्स्ट है अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? यह 1942 ईस्वी में किया गया था। 1942 ईस्वी में। कांशीराम से याद रखेंगे, सन 1984 ईस्वी में कांशीराम के द्वारा बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा का गठन किया था। बहुजन समाज पार्टी का गठन श्री कांशीराम जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें तो देखिए अभी के अनुसार तो कोई ऑप्शन सही नहीं है। उस समय के अनुसार रामनाथ कोविंद होता, लेकिन अभी के अनुसार हो जाएगा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अभी वर्तमान समय की राष्ट्रपति है और यह भारत के दूसरे नंबर के महिला राष्ट्रपति बनी है। याद रखेंगे रामनाथ कोविंद इससे पहले थे। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। सोनिया गांधी यह कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके, हालांकि प्रधानमंत्री तौर पर यह कभी नहीं बनी है। आज के वीडियो हम लोग इतना ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि थोड़ा लंबा वीडियो बना करके बाकी क्वेश्चन कभी कवर किया जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।